नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 5 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 15वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्ट के पेपर के साथ साथ आने वाली सीटेट परीक्षा के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि 19,995 प्राप्त करने के लिए दिए गए संख्या 9,599, 5,995 और 9,995 के योग में से क्या घटाना पड़ेगा। तो इनके योग की बात की गई तो सबसे पहले तो इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना होगा देखिए, 9 5 14, 14 5 19 का 9 हाथ में 1, 9 1 10, 10 9 19, 19 और 9 28 का 8 हाथ में 2, 5 और 2 7, 7 9 16, 16 और 9 25 का 5 हाथ में 2, 9 2 11, 11 5 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारा योग कितना आ गया, 25,589। और पूछा जा रहा था कि इतना प्राप्त करना है, तो इतना प्राप्त करने के लिए इसमें से घटा देते हैं कि कितना घटाना पड़ेगा। तो 19,995 हम लोग को घटाना है। ठीक है, घटाएंगे तो देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 14 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ फिर 14 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा और ये कट जाएगा। यानी कि 5,594 हमें घटाना होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 5,594 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान से समझिएगा, 55 लाख की बात की गई है। तो सबसे पहले तो मैं 55 लिख लेता हूं और इसको लाख में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे कम से कम 5 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो 5 डिजिट इसके आगे हो गया 55 लाख और फिर 55,000 बोला जा रहा है तो फिर 55 मैं लिख दूंगा, इसके आगे 3 डिजिट हो जाएगा तो ये 55,000 के डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या बोला जा रहा है 555, तो 500 मैंने लिख दिया, इसके आगे 2 जीरो यानी 500 हो गया और 55 यानी कि 55, यानी कि देखिए टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बार 5 आना चाहिए। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे घड़ी होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 9 होता है। अब दोनों सुई यहाँ पर 6 पर ही है, दोनों सुई जब 6 पर होगी तो कितना बजेगा 6:30 बजेगा। और 24 घंटे वाली घड़ी में आपसे पूछा जा रहा है, तो 24 घंटे वाली घड़ी में 12 बजे के बाद हम लोग 13 14 इस प्रकार से गिन रहे होते हैं। तो 12 बजे के बाद 6.5 घंटा बोला जा रहा है। ठीक है, 12 बजे के बाद 6.5 घंटा कितना हो जाएगा, तो 12 में आप सिंपली 6.5 घंटा और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 18:30 हो जाएगा। 24 घंटे वाली घड़ी कितना प्रदर्शित करेगी 18:30। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 18:30 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भिन्नों 3/15 और 7/12 का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए भिन्न को जोड़ने के लिए जो कट रहा है पहले हम लोग काट देते हैं, 3 × 5 = 15, ये 5 बार में जाएगा। यानी कि अब हमारा भिन्न क्या बन गया 1/5 + 7/12 हो गया। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसको देखिए ये 12 बार में जाएगा और ये 5 × 7 = 35 हो जाएगा। यानी कि 37 और 10 47/60 आपका उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 47/60 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर दी गई है। परिसीमा का मतलब कि उसका परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। अब टोटल इसका जो परिमाप है 20 दिया गया, यानी कि 4 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर का आ गया। यहाँ तक क्लियर, वर्ग का प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके एक कोने से, इसके किसी भी एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काट करके निकाल दिया जाता है। यानी कि ये मान लीजिए ये वर्ग काट करके निकाल दिया गया, वर्ग काट कर निकाल दिया जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए अब आकृति कैसी बनेगी, अब आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी।
ठीक है। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, ये अब 4 सेंटीमीटर बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो 1 सेंटीमीटर का भुजा कट गया, ये 1 सेंटीमीटर ही तो था, तो अब यहाँ तक 4 बचा और ये 1 है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अगर बात करें हम लोग इस भुजा की, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका 4 होगा और नीचे वाला 5 होगा। अब बोला जा रहा है कि नया परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा। तो सब परिसीमा का मतलब परिमाप सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए, ये 5 + 4 9 हो गया। 9 के बाद से ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर थी, तो 9 = 10 हो गया। फिर ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो 11 हो गया। 11 और ये वाली भुजा 4 15 और ये वाली भुजा 5 20। यानी कि इसके परिमाप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। जितना पहले परिमाप था 20 सेंटीमीटर, नया में भी उतना ही परिमाप आ रहा है, 20 सेंटीमीटर ही आ रहा है। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई रेखनी यानी कि स्केल से के मदद से नापते हैं, जिसके परिणाम निम्न प्रकार से दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या होगी। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले औसत लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले सबकी लंबाई को जोड़ करके और 5 से आप भाग दे देंगे। तो देखिए, दशमलव के बाद वाला पहले जोड़ते हैं। तो ये 5 हो गया, 5 8 13 हो गया, 13 7 20 हो गया। 20 का 0 हाथ में 2, उसके बाद दशमलव लग जाएगा। अब देखिए, 5 ये है और 2 हाथ सिल बचा था, तो 7 हो गया। 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया, 19 और 7 26 हो गया। 26 का 2 हाथ में हासिल बचा आपका 2। फिर देखिए, 2 हासिल और 1 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यानी कि 56 आपका मिल गया और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 5 थी। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 1 बचा, फिर दशमलव लगेगा, 0 उतर जाएगा, 5 दूनी 10। यानी कि इनका औसत लंबाई क्या हो जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 11.2 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान से समझिएगा, एक नोट को ढकने के लिए कुल 18 वर्गों की आवश्यकता पड़ रही है। तो कुल 3 नोट को ढकना है, तो ऐसे आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि एक को ढकने के लिए 18 चाहिए, तो 3 को ढकने के लिए कितना चाहिए, तो 18 × 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54। टोटल 54 वर्ग की आवश्यकता होगी। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 54 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, चतुर्भुज को पहचानिए। यहाँ पर 2 कंडीशन दिए गए हैं। चतुर्भुज में कहा जा रहा है कि मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, यानी कि इस चतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं हैं और मेरे सभी कोण 90 अंश के हैं, यानी इसके सभी आंतरिक जो कोण हैं वो 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। अब देखिए कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है वर्ग, दूसरा दिया गया है समचतुर्भुज, तीसरा आयत और चौथा समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, एक कंडीशन दिया गया था कि इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो समचतुर्भुज की अगर बात करें तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं तो बराबर होती हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन इसका जो ये कोण है और ये कोण है, प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का नहीं होता है, इस वजह से समचतुर्भुज हमारा उत्तर नहीं होगा। समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसके जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समानांतर तो होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का नहीं होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर होती हैं और समानांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं नहीं बराबर होती हैं, बल्कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जो दोनों आमने सामने की रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, वो समानांतर होती हैं। लेकिन इसके आंतरिक कोण 90 अंश का नहीं होता है, इस वजह से समानांतर चतुर्भुज भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल 2 विकल्प बचा, एक आयत और दूसरा वर्ग। तो देखिए, एक और कंडीशन आपको प्रश्न में दिया गया था कि इसमें 2 सममित रेखाएं हैं। तो सबसे पहले वर्ग में चेक कर लेते हैं कि कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं। तो ये वर्ग हो गया। अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ और इस लाइन के सापेक्ष ये जो आकृति है और ये आकृति एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्री हैं, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि एक सिमेट्री लाइन तो ये हमारी हो जाएगी। दूसरा देखिए, अगर मैं आयत वर्ग के इस प्रकार से बीच से लाइन खींच दूं तो ये दूसरी सिमेट्री लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से इस वाले पार्ट के समान है। ठीक है। तो ये दूसरी सिमेट्री लाइन हो जाएगी। तीसरी की अगर बात करें तो देखिए ये हो जाएगा, अगर इस वाले पार्ट को उठा करके इसके ऊपर ऐसे हम लोग मोड़ दें तो ये इस पूरे कागज को पूरा ढक लेगा, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट को पूरा ढक लेगा। यानी कि जो इसके 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग के जो 2 विकर्ण होते हैं वो भी एक सिमेट्री का काम करते हैं, यानी कि ये तीसरा सिमेट्री हो गया और ये वाला विकर्ण चौथा सिमेट्री हो गया। यानी वर्ग में सिमेट्री की संख्या कितनी है, वर्ग में कुल 4 सिमेट्री है। अब तो कंफर्म हो गया कि वर्ग हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि इसमें सिमेट्री लाइन की संख्या 2 है। एक बार आयत को चेक कर लेते हैं। देखिए,
आयत कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो पहला तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिमेट्री कितने होंगे। देखिए एक तो सिमेट्री ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है अगर हम लोग कागज को बीच से मोड़ दें तो ये वाले पार्ट को पूरा ढक लेगा, यानी कि एक सिमेट्री ये हो गया। दूसरे सिमेट्री की बात करें तो ये दूसरा सिमेट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस कागज को हम लोग मोड़ेंगे यहाँ से तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी कि दूसरा सिमेट्री ये हो गया। तीसरा, अगर आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से वर्ग में विकर्ण होते थे क्या इसमें सिमेट्री होंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से इस कागज को मोड़ता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरी तरीके से इसको नहीं ढकेगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से इसको नहीं ढकेगा, क्योंकि यहाँ पे ये समझिए कि ये वाला पार्ट उठ करके जब आएगा तो ये वाला कोना ऐसे आएगा, मतलब कि इस तरीके से कुछ आएगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर आके ही तो टच होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर आकर टच होगा, तो ये वाला कोना ऐसे निकल करके ऐसे कुछ आ रहा होगा। यानी कि इसमें जो विकर्ण होते हैं वो सिमेट्री नहीं बनाते हैं, केवल जो भुजाओं के सापेक्ष दो सिमेट्री लाइन ही आयत में केवल संभव होती हैं। इस वजह से ये विकल्प पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। आयत में दो सिमेट्री लाइन होंगी और इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए हमारा उत्तर आयत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 4 रंग नीला, पीला, काला और सफ़ेद। ठीक है, नीला, पीला, काला और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, इसको विकल्प से हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि नीले रंग का 4 पैकेट उसने खरीदा है तो नीले रंग का 4 पैकेट, एक पैकेट में 5 शर्ट था और 4 पैकेट खरीदा है तो 20 हो जाएगा। और ये देखिए पीले रंग की अगर बात करें तो 5 पैकेट इसने खरीदा है और एक पैकेट में 10 था, यानी कि ये 50 हो जाएगा। तो पहला विकल्प तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है शर्ट। ठीक है, इसी तरीके से सभी विकल्पों को हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरे विकल्प को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए दिया गया है कि 6 पैकेट खरीदा है, एक पैकेट में 5 था यानी कि 30 हो गया, और ये येलो का 12 पैकेट खरीदा है, एक पैकेट में 10 था यानी कि ये 120 शर्ट हो गया, यानी ये भी हमारा नहीं फुलफिल कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए तीसरा विकल्प 12 पैकेट खरीदा है, 5 एक में शर्ट था नीले कलर का, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 6 खरीदा है, ये 10 था एक पैकेट में, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा। ये 5 पैकेट खरीदा है, एक पैकेट में 12 था, यानी ये भी 60 हो जाएगा। और ये 4 पैकेट खरीदा है, एक पैकेट में 15 था, यानी कि 15 चौके 60, ये भी 60 हो जाएगा। ये पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, यही हमारा सही जवाब होगा। आगे वाले को आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान में एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया, फिर अपने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से समझिएगा, एक रस्सी उसने लिया है और दोनों रस्सी के किनारों पर कील उसने बांध दिया है। एक कील को उसने अपने फ्रेंड की मदद से एक जगह रखने के लिए बोला और दूसरे कील को इस प्रकार से उसने पहले वाले कील के सापेक्ष चारों तरफ घुमा दिया, यानी कि ये पूरा वृत्त बन गया। ठीक है, अब देखिए रस्सी की लंबाई क्या थी? रस्सी की लंबाई यही तो थी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर रस्सी की लंबाई है। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है। अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है तो इसका जीवा, इसका व्यास भी जीवा बोला जाएगा, ये भी इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है। मतलब किसी भी परिधि पर किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा बोली जाती है। तो यहाँ पर जीवा की लंबाई फिक्स नहीं है। ठीक है, और ये विकल्प बोल रहा है कि जीवा की लंबाई के बराबर होता है, मतलब जीवा कई लंबाई की हो सकती है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो उसकी त्रिज्या है वो जीवा की लंबाई के बराबर ही होगी? बराबर भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जीवा है ना, किसको आप कंसीडर करेंगे? तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की व्यास की लंबाई के बराबर है। व्यास के बराबर नहीं बल्कि त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, ये विकल्प हमारा गलत हो गया। तीसरा देखिए, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, ये विकल्प पॉजिटिव है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा देखिए, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की परिधि के बराबर है। परिधि के बराबर तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है और ये r के बराबर था, तो 2 पाई अभी और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब जाकर के वो परिधि के बराबर होता है। ठीक है, तो ये केवल त्रिज्या के बराबर था, विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 51 सही 2/3 केजी चीनी से 3/4 केजी के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल कितना चीनी है वो हम लोग निकाल लेते हैं और एक पैकेट में कितना चीनी आ रहा है उससे हम लोग भाग दे देंगे तो कुल पैकेट की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर निकालेंगे। पहले देखिए, इस मिश्र भिन्न को पहले
सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको इसमें गुणा करना होगा, 50 तियाँ 150 और प्लस 3 यानी कि 153 प्लस 2 155/3 हो जाएगा। ठीक है, 155/3। और यहाँ पर एक पैकेट में कितना चीनी था, 3/4। इसमें जब आप भाग देंगे 3/4 से, 3/4 जब मैं करूँगा तो ये 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि हमारा मान क्या आ जाएगा, 155 गुणे 4/3 गुणे 3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 68.88 पैकेट। अभी दशमलव वाला तो आप लेंगे नहीं, तो इसको इसके नज़दीकी आप विकल्प देखिए कौन सा है। विकल्प नंबर 2 देखिए, 68 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 से शुरू होता है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो पहला गलत हो गया क्योंकि अभाज्य बोला जा रहा था। दूसरा देखिए, एक को भाज्य बताया जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही एक भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 दिया गया है, सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर मैं पहले कोण को 5x मान लूँ, दूसरे कोण को 6x और तीसरे कोण को 7x मान लूँ, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 6 11 और 7 18, x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, 180 अंश। अब देखिए x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। सबसे छोटा कोण यही होगा, क्योंकि अनुपात में जब छोटा है तो निश्चित तौर पर सबसे छोटा कोण यही होगा। और जब इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोण का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 50 अंश इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, उसने 1/3 जॉन को। ठीक है, मान लिया कि पैकेट में पहले कुल x टॉफियां थीं, उसमें से देखिए x का 1/3 भाग उसने जॉन को दे दिया है। आगे पढ़िए, 1/4 राधा को प्लस 1/4 राधा को उसने दे दिया, प्लस 1/5 सुस्मिता को और 1/6 भाग उसने मीकू को दे दिया है। और इतना देने के बावजूद भी उसके पास 6 टॉफियाँ बच गई हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि पैकेट में कुल कितनी टॉफ़ी थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और इतने को पहले सॉल्व करते हैं। इसके लिए एलसीएम लेंगे हम लोग, 6 5 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। और देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 10 बराबर ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 15 35, 35 और 2 37, 10 43 और 10 57, यानी कि क्या आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 60 माइनस 57 डिवाइडेड बाई 60 बराबर 6। तो ये बचेगा x और ऊपर बचेगा 3/60 और बराबर 6। ये 3 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा और ये 60 का इधर मल्टीप्लाई होकर के 120 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आया, 120, यानी कि उस पैकेट में कुल कैंडियों की संख्या 120 थी। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 दिया गया है, इस क्रम में तीसरी संख्या क्या है, आपसे पूछी जा रही है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर पहली क्रमागत संख्या को हम लोग x - 7 मान लें और तो दूसरी क्रमागत सम संख्या पूछी गई थी, तो सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 का अंतर आप करते चल जाएंगे, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x - 5 हो जाएगा, तीसरी क्रमागत सम संख्या x - 3 हो जाएगा, चौथी x - 1 हो जाएगा, पांचवी की अगर बात करें तो x + 1 हो जाएगा, छठवीं की बात करें तो x + 3 हो जाएगा और सातवीं की बात करें तो x + 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सबका योग बोला गया था, 7 क्रमागत संख्याओं का योग बोला गया था। तो देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 से ये 1 कट जाएगा, यानी कि टोटल x कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7x - 7 बराबर कितना दिया गया है, 98। 7 से काट दे तो ये हो जाएगा x - 1 और ये काटेंगे तो 14 बार में जाएगा और x बराबर ये इधर प्लस में हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आया, 15। ठीक है, तो हमसे तीसरी संख्या पूछी जा रही है कि तीसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी, तीसरी संख्या ये थी। तीसरी संख्या क्या है, x - 3 है। x का मान हमारा 15 आया है, 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 हमारा उत्तर होगा, यानी तीसरी संख्या क्या होगी, 12 होगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट की बात करें, दिया गया है विद्यार्थी
विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या और उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जितना बच्चे थिंकिंग करेंगे उसके बारे में उतना ही समझ पाएंगे, अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे, ठीक है, और जब वो अर्थपूर्ण होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अंकों के नाम को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। अगर आपको रटना, याद करना, ये सभी वर्ड दिख गए तो आगे आपको विकल्प पर विचार ही नहीं करना है। ये हमेशा निगेटिव सेंस में ही होता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि रटने पर जोर ना दे करके अन्वेषण और खोज करके अपने ज्ञान की रचना करनी चाहिए। तो ये विकल्प याद करने के लिए बोल रहा है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। चल वस्तु कहने का मतलब कि जो मूवेबल है। अब मूवेबल वस्तु का मतलब कि प्रत्यक्ष तौर पर उसके पास कुछ वस्तुएं हो सकती हैं जिसके माध्यम से वो सेट्स बना रहा है। जैसे कि अगर उसके पास मान लीजिए 10 कंकड़ है और उसको बच्चे को 10 कंकड़ों का उपयोग करके गिनती सिखाना है, तो पहले क्या कर सकता है, पहले एक कंकड़ को वो एक जगह रखेगा, फिर उसके बाद से इसी प्रकार से 2 कंकड़ को वो एक जगह रखेगा, इसी प्रकार से 3 कंकड़ को एक जगह रखेगा। तो ये क्या है, ये मूवेबल है, एक तरीके से चल वस्तुएं हैं जिसको मूव करा करके वो एक तरीके से गिनती के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। और पहला भी पॉजिटिव था, दूसरा निगेटिव था, यानी कि केवल ए और सी वाला विकल्प सही है। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ए और सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हील के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों का सही क्रम को निरूपित करता है। तो वैन हील के द्वारा ज्यामितीय सिद्धांत दिया गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं। सबसे पहले उन्होंने दृश्यीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन बताया था। इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि बच्चे चित्रों को उनकी भुजाओं या फिर बनावट या फिर संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये वर्ग है, ठीक है, और ये आयत है, तो बच्चा दृश्यीकरण स्टेज में जब है यानी कि विजुअलाइजेशन स्टेज में है तो दोनों को एक ही मानेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में भुजाओं की संख्या देखिए, दोनों में 4 ही है। तो अभी तक दृश्यीकरण स्टेज पर बच्चा सिर्फ भुजाओं के या फिर संरचना के आधार पर वर्गीकृत कर पाता है, यानी कि उसे ये पता है कि दोनों में 4 भुजाएं हैं यानी दोनों चतुर्भुज है, ठीक है। तो पहले दृश्यीकरण आता है, उसके बाद विश्लेषण आता है। विश्लेषण में क्या होता है कि जो बच्चा अभी तक केवल भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाया था, अब इसके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है। जैसे कि उसको तो ये पता है कि वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों भुजा बराबर होगी, और आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो अब इन दोनों को चतुर्भुज के अंतर्गत रखेगा, लेकिन उसमें भी वर्गीकरण कर लेगा कि ये चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग है और ये चतुर्भुज के अंतर्गत आयत है। तो ये विश्लेषण स्टेज में होता है, ठीक है। तो पहले दृश्यीकरण आता है, उसके बाद विश्लेषण होता है। दृश्यीकरण में सिर्फ बनावट के आधार पर वर्गीकृत कर पाता है और विश्लेषण में वो गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर पाता है। इसके बाद संबंध पहचानना। संबंध पहचानने का मतलब कि इनके बीच क्या रिलेशन है, इनके बीच क्या रिलेशन है। जैसे कि देखिए, अगर आयत को हम लोग चारों भुजाओं, आयत के जो ये लंबाई है और जो चौड़ाई है, अगर इसको हम लोग बराबर कर दें तो ये वर्ग हो जाएगा। ये क्या है, ये इन दोनों के बीच रिलेशन खुद से बच्चा एनालिसिस करके निकाल लेता है, ठीक है। अब देखिए, इसी को तो संबंध पहचाना कहते हैं, यानी कि आयत जो है, हम लोग ये कह सकते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हो जाती है तो ये वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ये संबंध पहचाना इसके बाद आता है। उसके बाद निगमन आता है। निगमन कहने का मतलब कि नियम से संबंधित है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये नियम बच्चे समझ पाते हैं। इसके बाद आता है स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध में क्या होता है, बच्चे खुद से नियमों के बारे में जो एक तरीके से अमूर्त कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझ पाते हैं बच्चे। ये सबसे उच्चतम स्तर होता है ज्यामिति सीखने का। तो यही सबसे सही क्रम है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा गया, जो निगेटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, गणितीय कार्यों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ पर देखिए, वैकल्पिक मार्ग क्या हो गया कि अल्टरनेट प्रोसेस। एक प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो एज ए टीचर आपकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को अलग अलग तरीकों से समझाया जाए ताकि बच्चा कॉन्सेप्ट समझ पाए, यानी कि बच्चों को खोज करने के लिए लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में हमें उत्तर देना है। तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि गणितीय कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगमकर्ता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। स्वायत्त अधिगमकर्ता कहने का मतलब कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करने के लिए खोज करेंगे। ये तो एनसीएफ भी कह रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह रही है कि
बच्चों को खुद के ज्ञान के रचना के लिए छोड़ दीजिए, आप स्वतंत्र वातावरण दे दीजिए, वो खुद सीखेंगे। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था। पहले विकल्प की बात करिए, दिया गया है उपयुक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता होती है कि कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में आत्मविश्वास पूर्ण बन जाए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब गणितीय कार्यों से विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है, यानी कि उनको कहा जाता है कि आप ये कर पाएंगे, इस प्रकार से एक तरीके से गणित के प्रश्नों के रूप में उनको कॉम्पिटिट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये बच्चे में और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकते। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। कैसे? आपको लग रहा होगा कि कठिन नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कक्षा 5 में बच्चा चला गया तो उसको सिर्फ जोड़ का ही नियम बताने जा रहे हैं। बच्चे का जितना स्तर है, बच्चे का जितना भी लेवल है, उसको आगे के पाठ पढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है उसके लेवल से एक पॉइंट ऊपर ही तो बताएंगे। यानी कि जो भी चीज़ उसके लिए नया आ रहा है वो उसके लिए कठिन ही माना जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट उसके लिए नया है उसके लिए कठिन माना जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जीवन पर्यंत उसको आसान चीज़ें ही बताएंगे, ऐसा रहेगा तो बच्चा सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो जब कठिन कार्य बच्चों को दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें व्यस्त नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है जब बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है प्रश्नों को सॉल्व करने के संदर्भ में, तो उस समय क्या होगा कि आप कठिन प्रश्न भी देंगे तो उसमें वो बिजी रहेगा कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करें, किस प्रकार से इसका हल निकाला जा सकता है। और विकल्प क्या कह रहा है कि उसमें व्यस्त नहीं रखा जा सकता, यानी ये निगेटिव सेंस में, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। बच्चों मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। ध्यान से समझिएगा, एक बच्चा है या फिर कई बच्चे हैं जो 2 को 1 समझ रहे हैं, इसी प्रकार से 3 को 2 समझ रहे हैं, 4 को 3 समझ रहे हैं और 5 को 4 समझ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आगे की बात की गई है। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल ये व्यक्त करेगा चारों ऑप्शन में से जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण मतलब कि एक तरीके से इसका क्वांटिफिकेशन की बात की जा रही है, यानी कि जो ये 2 दिखा रहा है, ये मात्रा 2 को सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कौन सा यहाँ पर क्रियाकलाप कराना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 पदानुक्रमित समावेशन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पदानुक्रमित, अब 1 के बाद जाहिर सी बात है 2 ही आएगा, 2 के बाद से जाहिर सी बात है 3 आएगा, 3 के बाद जाहिर सी बात से 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को एक तरीके से समावेशन कहने का मतलब कि जोड़ के संदर्भ में पहले 1 आया, इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म प्राप्त करने के लिए हमें 1 जोड़ना होगा तो 2 मिल जाएगा। अब 2 मिल गया, अब इसमें अगला पद क्या आएगा, पदानुक्रमिक। अगला पद क्या आएगा, जब इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो अगला पद 3 आ जाएगा। अब 3 हमें मिल गया, 3 में अगला पद क्या होगा, 1 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। यही प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से कराने की बात की जा रही है पदानुक्रमिक समावेशन में, और इसके माध्यम से बच्चों को समझाया जा सकता है। जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि 2 में 1 को समझ रहे हैं, 3 में 2 को समझ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष तौर पर वस्तुओं को दिखा करके कि मान लीजिए छोटे छोटे कंकड़ होंगे, कंकड़ या फिर कोई भी चीज़ दिखा करके, मान लीजिए 1 कंकड़ है तो उसमें 1 कंकड़ और जोड़ दिया जाए और अब बच्चों को बताया जाए कि देखिए ये 2 कंकड़ हो गया, यानी पहले 1 कंकड़ था, उसमें अगला पदानुक्रमिक यानी अगला टर्म दिखाने के लिए 1 कंकड़ और जोड़ दिया गया तो अगला टर्म हमें मिल गया 2। अब 2 कंकड़ हमारे पास है, उसमें अगला टर्म क्या आएगा, इसको दिखाने के लिए 1 कंकड़ और जोड़ दिया गया तो इसको दिखाया जा सकता है कि अब 3 कंकड़ हो गए। तो ये प्रत्यक्ष तौर पर वस्तुओं को दिखा करके बच्चों को समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 पदानुक्रमिक समावेशन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा यानी भिन्नों के कॉन्सेप्ट के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सा अति उपयुक्त होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, यानी बच्चों को भिन्न के बारे में बताना है। शुरुआती स्टेज में है बच्चा, भिन्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, हम लोग को उसको परिचय देना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों पर इबारती सवाल यानी कि शब्द वाले जो सवाल होते हैं उससे बोलने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए बच्चे को अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ ही नहीं है, बच्चा भिन्न के बारे में जान ही नहीं रहा है और आप उसको इबारती वाले प्रश्न जब आप कराएंगे तो वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया है ना। तो ये बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सबसे पहले आप भिन्नों का परिचय देंगे, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, इस प्रकार की चीज़ें जब उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगी तभी तो इबारती वाले प्रश्न वो जो भिन्न पर आधारित होंगे वो सॉल्व कर पाएगा। ये तो बहुत आगे का स्टेप हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों के चार्ट को दिखाना। अब केवल चार्ट को दिखा करके आप बच्चे को नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि चार्ट में एक तरीके से चार्ट पेपर में सब कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए क्योंकि वो एक इमेज बना होगा और उसी इमेज को बच्चे देख पा रहे होंगे। देखिए, गणितीय कॉन्सेप्ट अमूर्त चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, यानी कि 1/2 कहाँ से आया ये बच्चा समझ नहीं पा रहा। जब तक आप इसको पूरा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाएंगे, तब तक प्राथमिक स्तर के बच्चे इस पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। ये चार्ट दिखाना संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संख्या रेखा पर भिन्नों को निरूपित करना। संख्या रेखा कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि देखिए, ये संख्या रेखा हो गया, यहाँ पर 0 है, इधर माइनस में चलेगा और इधर पॉजिटिव में चलेगा। यहाँ पर मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब हमें 1/2 दिखाना है, तो इसके बीच इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और इसमें से 5 पार्ट को ले लिया जाता है और दिखाया जाता है कि ये वाला जो पार्ट है वो 1/2 को निरूपित कर रहा है। लेकिन ये भी उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कागज मोड़ने की क्रियाकलापों को सममित आयत पट्टियों और वृत्तीय वृत्ताकार कट आउट के साथ करना। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? अब इसको समझिए। ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक आयताकार इस प्रकार से पट्टी होगी, ठीक है। बच्चे को 1/2 का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस कागज को बीचों बीच मोड़ दिया गया। अब बच्चे को बताया जा सकता है कि देखिए, पहले कागज हमारा ऐसे था और इसको बीच से मोड़ने पर ये 2 बराबर भागों में बट गया, एक भाग ये, एक भाग 2। तो ये वाला जो पार्ट है वो एक भाग को दिखा रहा है और टोटल कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, तो नीचे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चे को और समझाया जा सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर आयताकार पट्टी है और 1/4 कॉन्सेप्ट को बताना है, तो इस कागज को हम लोग बीच में 3 जगह से मोड़ देंगे। तो देखिए, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, ठीक है। अब अगर बच्चे को 1/4 का कॉन्सेप्ट बताना है तो ये पार्ट रंगा जा सकता है और बच्चे से पूछा जा सकता है कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो रंगा हुआ भाग सबसे ऊपर लिखते हैं, यानी 1, और टोटल भागों की संख्या, कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4, तो नीचे 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से वृत्तीय वृत्ताकार कटआउट के साथ, तो इसको कैसे बताया जा सकता है? देखिए, ये वृत्त हो गया और इसको बीच में से मोड़ दिया गया, फिर ऐसे मोड़ दिया गया, फिर उसके बाद से ऐसे मोड़ दिया गया और फिर ऐसे मोड़ दिया गया। अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर भागों में बट गया। अब मान लीजिए बच्चे को 1/8 के बारे में बताना है, तो एक भाग रंग करके बच्चे को पूछा जा सकता है कि कितने भाग रंगे हुए हैं 8 भागों में से। तो बच्चा बताएगा कि 1 भाग रंगा हुआ है और टोटल कितने भाग हैं, तो बच्चा गिन करके बताएगा कि कुल 8 भाग है। तो ये 1/8 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से बच्चे को मान लीजिए 3/8 बताना है, तो यहाँ पर देखिए 1 भाग रंगा था, 1 भाग और रंग दीजिए तो 2/8 हो गया, 1 भाग और रंग देंगे तो 3/8 हो जाएगा। अब बच्चे से पूछा जाएगा कि कितने भाग रंगे गए हैं, तो बच्चा बताएगा कि कुल 3 भाग रंगे गए हैं और कुल भागों की संख्या कितनी है, तो 8 है। तो इस प्रकार से ये जो रंगा हुआ भाग है, ये पूरा भाग का 3/8 रिप्रेजेंट कर रहा है। इस माध्यम से बच्चे को भिन्न के कॉन्सेप्ट को बताया जा सकता है। तो ये चीज़ें, प्रोसेस कैसे होता है भिन्न का, ये पूरा बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों में समझ विकसित की जा सकती है भिन्नों के बारे में, तो यही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है और दोनों को पढ़ करके बताना है कि कौन सा सही है। पहले बात करेंगे स्टेटमेंट की। दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि बच्चों को गिनती सिखाने के लिए आप मूर्त चीज़ें, जैसे कि कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, कोई भी मूर्त चीज़, लकड़ी हो गया, जिसको दिखा करके बच्चों को आप गिनती का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। कारण देखिए, कारण ये बोला जा रहा है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन यानी बिना सोच विचार के गणित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि बिना सोच विचार के कोई गणित प्रारंभ कर देगा? बिल्कुल संभव ही नहीं है। प्राथमिक स्तर में बिना गणितीय संकल्पनाओं के कोई भी गणित स्टार्ट नहीं करता है। पहले स्टार्टिंग से बच्चे को गणितीय संकल्पना, संख्या और ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद ही तो गणित बच्चा आरंभ कर पाता है। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 ए सही है परंतु आर गलत है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त होगा? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि स्व आकलन प्राथमिक कक्षा में संभव नहीं है। यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक कक्षा में जब बच्चा 6 वर्ष का होगा उसके बाद ही जाएगा, और 6 से लेकर के, और जब बच्चा मतलब जब 6 वर्ष का है तब से लेकर के जब बच्चा 11 वर्ष का है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक, तब वो प्राइमरी में माना जाता है। तो इतने एज में बच्चा स्व आकलन करने के लिए एक तरीके से तैयार हो जाता है। जैसे कि कक्षा अगर 1 की भी बात करें, कक्षा 2 की भी बात करें, तो बच्चा अपना रिजल्ट देख करके समझ जाता है कि मैं पास हूँ या फिर फेल हूँ। तो ये आकलन ही तो है।
अपने रिजल्ट को देख करके समझ जाना कि मैं पास हूँ या फिर फेल हूँ, मेरे इस सब्जेक्ट में कम नंबर है, इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है। तो ये क्या है, ये आकलन ही तो किया जा रहा है। तो ये कहना कि कक्षाओं में संभव नहीं है स्व आकलन, ये निगेटिव सेंस में था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, इसे गणितीय निर्देशों का हिस्सा या भाग नहीं होना चाहिए, अपितु इसे गणितीय निर्देशों से पृथक करके किया जाना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो गणित में आकलन होता है वो गणितीय निर्देशों से अलग करने की बात की जा रही है। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? गणित विषय पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शंस भी उसके संदर्भ में ही तो दिया जाएगा, और ये विकल्प कहा जा रहा है कि उससे पृथक करने की बात की जा रही है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को प्रगति में सहायक होगा। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए, श्रेणीबद्ध करने का मतलब कि जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन गणित या फिर किसी भी सब्जेक्ट में योगात्मक मूल्यांकन से ज़्यादा संरचनात्मक मूल्यांकन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संरचनात्मक मूल्यांकन में एक कॉन्सेप्ट या फिर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से टीचर के द्वारा उस सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि पर्टिकुलर इस चैप्टर में बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि उनकी संज्ञानात्मक समझ में आ रही समस्याओं को जानने के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि सत्र के बीच में सतत मूल्यांकन की बात होनी चाहिए, और जो विकल्प है ये कह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन यानी कि सिर्फ एक बार सत्र के अंत में मूल्यांकन के बारे में कह रहा है, इस वजह से निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अब सत्र के बीच में जब बार बार बच्चों का मूल्यांकन होगा तो इससे टीचर को भी एक फीडबैक मिलेगा कि जो विधि उनके द्वारा अपनाई जा रही है शिक्षण की, हो सकता है कि वो विधि सही ना हो, इस वजह से बच्चे समझने में असमर्थता प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर समझने में असमर्थ हैं। तो ये फीडबैक के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन तक ही सीमित नहीं है बल्कि टीचर्स के लिए भी फीडबैक का काम करती है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है? ध्यान से समझिएगा, गणित अधिगम के बारे में कौन सा सही है आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचार मतों के साथ आते हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे पहली बार विद्यालय आते हैं तो उनके मन में गणित के प्रति कुछ विचार पहले से होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कक्षा प्राइमरी में जब जाएगा यानी 6 वर्ष का होगा कम से कम आरटी एक्ट के अनुसार, तो 6 वर्ष का बालक जब पहली बार विद्यालय में जाता है तो कभी ना कभी वो अपने परिवेश में अपने माता पिता को कुछ ना कुछ खरीदारी करते हुए देखा होगा। खरीदारी करते समय कुछ पैसे देने पड़ते हैं और कुछ पैसे रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये गणित का ही तो पार्ट है कि जितने पैसे टोटल खर्च हुए और जितने पैसे दिए गए हैं उसमें से कुछ रिटर्न करना, ये गणितीय संकल्पना ही तो है। जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ प्रयोग तो हो ही रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों इससे पहले से अवगत होते हैं गणितीय संकल्पनाओं से। हालांकि वो औपचारिक तरीके से नहीं पढ़े होते हैं, फिर भी अनौपचारिक तरीके से चीज़ों को समझ रहे होते हैं, यानी कि गणित के कुछ ना कुछ विचार अपने साथ लेकर के आते हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार या मत स्कूली गणित के लिए असंगत है। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो बच्चा अपने परिवेश से गणित की संकल्पनाओं के बारे में सीखा है वो औपचारिक तरीके से सीखने में कोई उसका रोल ही नहीं है। ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात की जा रही है, और जब बच्चा परिवेश से सीख करके विद्यालय गया तो अब ये बोला जा रहा है कि ये असंगत है। असंगत नहीं बल्कि बिल्कुल संगत होता है। ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों में दिक् स्थान संबंधी समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है। अगर आपको केवल वर्ड दिख गया तो आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह विकल्प हमेशा ही निगेटिव होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, कहा जा रहा है कि जो ज्यामिति जो दिक् स्थान है, दिक् स्थान संबंधी समझ जो है वो केवल ज्यामिति के अध्ययन से हो सकती है। ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चे जो कुछ भी इमेजेस देख रहे हैं या फिर जो कुछ भी अपने मोहल्ले का सीन देख रहे हैं या फिर जो कुछ भी देख रहे हैं वो उससे उनके अंदर पोजिशनल एक तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो ये केवल ज्यामिति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो कुछ भी इमेज, जो कुछ भी दृश्य बच्चे अपने परिवेश में देखते हैं उसके माध्यम से वो दिक् स्थान संबंधी समझ को विकसित कर पाते हैं। तो ये विकल्प संकुचित था, निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा।
चौथा देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बच्चा जब 2-3 साल का होगा तभी से उसकी माता के द्वारा लोरी सुनाई जाती है या फिर कई प्रकार की कविताएं सुनाई जाती हैं, जैसे कि पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, ये सब कविता है। तो ये बच्चे 2-3 साल के जब हो जाते हैं तभी से सुनने लगते हैं अपनी माता के द्वारा। तो यहाँ पर गोल क्या है, ये ज्यामिति है, आकृति है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चा अपने परिवेश में देखते देखते कि मम्मी की रोटी गोल है, पापा का सिक्का गोल है, ये सभी चीज़ें आकृतियों को पहचानने लगते हैं, सक्षम हो जाते हैं पहचानने में। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में देखिए ए और डी केवल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए ए और डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की फिर से बात की गई है। कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, ठीक है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। कैसे सुसंगत कहने का मतलब कि जो कुछ भी बच्चे अपने परिवेश से देख रहे हैं वो जो औपचारिक तरीके से गणित सीखने जा रहे हैं वो उससे संगत होता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें वो परिवेश में देख रहे हैं उसी से जोड़ करके एनसीएफ 2005 उनको आगे की शिक्षा देने के लिए प्रेरित करता है एज ए टीचर आपको, ठीक है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे कि बच्चों को गणित के कॉन्सेप्ट बताने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने पहले ही प्रश्न, इसके पहले कई प्रश्नों में आपने देखा था कि जो बच्चों को भिन्न का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो क्या है, गणितीय एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में, भिन्न के बारे में बताने के लिए आप कागज मोड़ करके गतिविधि करके बच्चों को बता रहे हैं। या फिर जो कुछ भी आप संख्याओं का ज्ञान कराएंगे तो पहले मूर्त वस्तुओं को दे करके बच्चों को एक तरीके से गणितीय संख्याओं का ज्ञान कराते हैं। या फिर जोड़ का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताने के लिए क्या होता है कि कई बार बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता है। मान लीजिए 2 बच्चे एक ग्रुप में हैं, यहाँ पर 2 बच्चे एक ग्रुप में हैं और 2+2 बच्चों को बताना है, तो इन दोनों बच्चों को बोला जाएगा कि आप इन दोनों बच्चों के साथ जाकर के खड़े हो जाइए। तो 2 बच्चे पहले से थे और ये वाले बच्चे आकर के यहाँ पर 2 और बच्चे हो जाएंगे। अब अन्य बच्चों से कहा जाएगा कि इन सभी बच्चों को काउंट करके बताइए कि कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर बच्चा देखेगा 2 बच्चे पहले थे और 2 बच्चे फिर आ गए, यानी 4 बच्चे हो गए। इस प्रकार से बच्चों को जोड़ की संकल्पना को विकसित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि इसे क्रियाकलाप और गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। योगात्मक आकलन काफ़ी हद तक निगेटिव सेंस में माना जाता है। क्यों? देखिए 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, पहला योगात्मक और दूसरा संरचनात्मक। योगात्मक का मतलब ये होता है कि सत्र के अंत में एक बार ही आपकी केवल फाइनल मूल्यांकन होगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को बीच सत्र में अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत था, किसी चैप्टर में दिक्कत था, तो उसका मूल्यांकन नहीं हो पाया। अब एज ए टीचर आप उसका मूल्यांकन नहीं किए तो जाहिर सी बात है आपको पता नहीं चला कि आप एक तरीके से बच्चे कितना सीख पाए या नहीं सीख पाए, या फिर आपके द्वारा जो विधि अपनाई जा रही थी वो आपको फीडबैक भी नहीं मिला, क्योंकि आपने बीच सत्र में कोई मूल्यांकन ही नहीं किया, तो आपको भी फीडबैक नहीं मिला कि आपने जो विधि अपनाई थी वो सही थी या नहीं सही थी। तो यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, और योगात्मक आकलन की बात की जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ फाइनल परीक्षा की बात करता है। इस वजह से यह विकल्प हमारा नेगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, इससे समझ बोध से अधिक यानी बोध से ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए बोला जा रहा है कि बच्चे का जो लेवल है, मानसिक स्तर जो है, उससे ऊपर, मानसिक स्तर जितना है उससे ऊपर क्रिया विधि और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। देखिए सूत्र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता, सूत्र नेगेटिव सेंस में माना जाता है। सूत्र का प्रयोग आप क्यों कर रहे हैं? सूत्र का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि चीज़ों को आप शॉर्टकट में बच्चों को बता रहे हैं। देखिए जैसे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सूत्र इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है। जैसे कि मान लीजिए वर्ग का परिमाप बच्चों को बताना है, तो वर्ग ही नहीं, किसी भी बहुभुज का जो परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि परिमाप किसी का भी निकालना है तो हमको सभी भुजाओं को जोड़ देना है, तो बच्चा सूत्र रटेगा ही नहीं तो फिर बच्चा सूत्र रटने लगेगा कि वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर 4 गुणे भुजा, उसे सूत्र रटने की जरूरत क्या है? वो सभी भुजाओं को सीधे जोड़ दे, परिमाप हो जाएगा। आयत है तो उसका सूत्र अलग से बच्चा रटेगा, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई। इससे अच्छा यह है कि सभी भुजाओं को बच्चा जोड़ दे। एक केवल कॉन्सेप्ट जान ले कि परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का जोड़। तो ये चीजें
बच्चों में संकल्पनात्मक समझ विकसित करना इंपॉर्टेंट है, ना कि सूत्र के ज्ञान पर बल देना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर यह बोला जा रहा था कि जो बच्चे की मानसिक स्थिति है उससे ऊपर क्रियाविधि कराई जा रही है। अब बच्चे के मानसिक लेवल के हिसाब से तो कराएंगे, प्राइमरी का बच्चा है तो उसको ऐसा थोड़ी है कि प्रोसेस आप पीजी लेवल का बताएंगे या फिर जो प्रश्न को सॉल्व करने की विधि जो पीजी लेवल का बताएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी दिए गए विकल्प में देखिए केवल ए और बी वाला हमारा सही है। अब चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 3 देखिए, ए और बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। देखिए विद्यार्थी केंद्रित कक्षा यानी कि बाल केंद्रित कक्षा की बात की जा रही है। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण स्वयं करते हैं और जो टीचर होते हैं वो एक मार्गदर्शक का काम केवल करते हैं, यानी कि बच्चे को अन्वेषण करने, खोज करने के लिए स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया जा रहा है कि अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। तो बच्चे के पास तो पहले से पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो फिर एज ए टीचर आपका रोल कहाँ कुछ रहा। आप सिर्फ बच्चों को अभ्यास के लिए प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं, वो तो पुस्तक में भी दिया गया है। तो ये खास पॉजिटिव नहीं था, काफ़ी हद तक निगेटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है। तो बच्चा श्यामपट्ट पर हल करे या फिर कॉपी में हल करे, ज़्यादा कुछ उसमें प्रोग्रेस थोड़ी देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि बच्चा अगर कॉपी में सॉल्व नहीं कर पा रहा है गणित को तो जा करके वहाँ पर सॉल्व करने लगेगा श्यामपट्ट पर। तो ये विकल्प संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। चौथा विकल्प देखिए, शिक्षक श्यामपट्ट पर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थी कलन विधि को समझा रहा है। इसमें बच्चे निष्क्रिय बैठे हुए हैं। निष्क्रिय कहने का मतलब कि उनका कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं है। एक तो टीचर प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है और सिर्फ बच्चे शांति से बैठे हुए और टीचर उनको समझा रहा है, ठीक है। तो बच्चों के अनुभव का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है, इस वजह से ये निगेटिव सेंस में था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों की निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणित समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त है। यहां पर देख लीजिए, इस विकल्प से आपको लग रहा होगा कि एक्टिव जो है वो बच्चे हैं और टीचर सिर्फ मार्गदर्शन का काम कर रहा है और साथ ही साथ बच्चों के अनुभव को इंपॉर्टेंस देने की बात की जा रही है। तो जहां पर बच्चों के इंपॉर्टेंट हो जाता है वहीं बाल केंद्रित शिक्षा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्यपुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है। तो प्राइमरी के पुस्तक के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अप्रोप्रिएट है, आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधानों को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित रखना चाहिए। केवल वर्ड आपको दिख गया, अब आगे आपको विचार ही नहीं करना है क्योंकि ये निगेटिव सेंस में है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कहा जा रहा है कि केवल विशेष युक्ति, केवल एक ही प्रोसेस के माध्यम से प्रश्न समझाने की बात की जा रही है, जबकि सृजनात्मकता ये कहती है कि बच्चों को अन्य नए नए तरीके से, मौलिक तरीकों से सोचने के लिए और प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये कह रहा है कि केवल एक विशेष युक्ति के माध्यम से, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के लिए जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो उनके परिवेश से जोड़ने की बात की जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो पुस्तक में भाषा का प्रयोग करना है वो भी उनके परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इससे बच्चे एक लगाव महसूस करते हैं उस पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, पुस्तकों में कहानियाँ और दूसरे वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए बल्कि अभ्यास के लिए अनेक प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से ही सीखते हैं। गणित में भी आप देखेंगे तो कई बार कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को गिनती का कॉन्सेप्ट, गणित की अन्य संकल्पनाओं का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो ये विकल्प कहानी का विरोध कर रहा था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि केवल बी वाला विकल्प हमारा सही है। अब चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, केवल बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। जो निगेटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। चौथा विकल्प देखिए, रट कर याद करना बोला गया। रटना अगर आपको दिख गया तो फिर आपको कहीं और विकल्प पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रटना, याद करना, ये सभी जो चीज़ें हैं वो एनसीएफ के द्वारा निगेटिव सेंस में मानी गई हैं। इसका निषेध किया गया। ये विकल्प निगेटिव था और यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप यानी कि मॉडल का चरण नहीं है। ठीक है, जो चरण नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। चौथा विकल्प से बात करेंगे, दिया गया पुनः जांचना, ये तो है। तीसरा देखिए, योजना के युक्ति निकालना, योजना बनाना, ये भी है। समस्या को समझना, ये भी है। लेकिन अगर बात करें कलन विधि को याद करना, तो ये विकल्प निगेटिव था और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये उनके द्वारा बताए गए चरणों में शामिल नहीं है और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 73 + 35 + 27 की तरह से दी गई 3 संख्याओं का जोड़ यानी कि योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप से परिकलन करता है। देखिए, सबसे पहले उसने 73 + 35 को एक साथ ब्रैकेट में रख दिया और प्लस 27 को अलग रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि 35 + 73 कर दिया, यानी कि यहाँ पर देखिए क्रम बदल दिया है। तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय का नियम हो गया और प्लस 27 रहने दिया है। फिर उन्होंने क्या किया है कि 35 को बाहर निकाल दिया इस ब्रैकेट से और दूसरे ब्रैकेट में 73 + 27 कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये साहचर्य है, यानी साहचर्य और क्रम विनिमय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल कर देता है। सबसे पहले समझिए विद्यार्थी ने किया क्या है। तो यहाँ पर गुणा करने के लिए बोला गया कि 35 में आप 23 का गुणा करो। तो इसने किया क्या है, देखिए 3 × 5 = 15 का 5 लिख दिया है, हासिल 1 बचा। और फिर इन्होंने क्या किया है कि 2 × 6 करके और एक हासिल जो बचा था उन्होंने जोड़ दिया है। तो ये क्या किया है, ये गुणा का नियम ये होता है कि अगर 2 अंकों वाली संख्या का गुणा है तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, फिर दूसरी संख्या से इसका इसमें और इसका इसमें गुणा होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जैसे जोड़ हम लोग करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़िए और जो हासिल मिला उसको इन दोनों को जोड़ करके उसमें जोड़ करके कर दिया जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने गुणा का नियम अपना लिया है। उन्होंने पहले इन दोनों का गुणा कर दिया और जो हासिल बचा इन दोनों का गुणा करके जोड़ दिया है, यानी कि जो योग का नियम है वही नियम इन्होंने गुणन पर अप्लाई कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।